This is Waqas Khan. I am with Alif USA in California. आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम. हम अपने लाइव कैस्ट सीरीज़ एंड टेक कैस्ट सीरीज़ के सिलसिले में आपसे मुखातिब हैं. This is the second version of our tech cast series, and today's guest is a very distinguished engineer, a UET alum from 1986, Mr. Fahim Shafi, who works for NVIDIA. Welcome, Fahim. Thank you very much. शुक्रिया बहुत बहुत. तो आपके साथ हम टेक्निकल बातें करेंगे. अभी उससे पहले सबसे पहले ज़रा सा आपके बारे में जान ले. तो पहले ज़रा सा आप बताइए अपनी अर्ली लाइफ कहाँ पे गुजारी आपने और कैसे आप यूईटी पहुँचे. मैं पैदा लाहौर में हुआ. HSN कॉलेज लाहौर से मैंने अपनी एकेडमिक जर्नी शुरू की. मैट्रिक FSC इस्लामाबाद से किया. UET Lahore was and still is a premier institution and all of us wanted to join that. मेरिट इलेक्ट्रिकल का बहुत हाई होता था लेकिन कोशिश करके हो गया. और 1986 से 1992 तक UET में था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की. वहाँ से एंड देन रेस्ट ऑफ लाइफ फॉलोड. मैं एक्चुअली उसके बाद सऊदी अरब चला गया. आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम किंग फहद यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम एंड मिनरल्स. पाकिस्तान आके कुछ साल काम किया और फिर US आ गया उसके बाद. Very good. So before we get to your professional life, हम और आपकी higher education, let's talk a little bit about your experience at UET. I'm assuming you were a day scholar. अगर आप लाहौर में रहते थे, so उसके बारे में ज़रा सा बताइए. So actually not. मैं पहले 4 साल या 3.5 साल हॉस्टल में गुजारे of various parts. NXC से शुरू हुआ, which was a makeshift hostel at that time क्योंकि उस वक्त बैचेस ज़्यादा आ गए थे. This is ये जो केमिस्ट्री बिल्डिंग होती थी ज़माने में, जीरो गेट के सबसे करीब जो बिल्डिंग है उसका अपर लेवल was converted into a hostel. पार्टीशंस थी, कमरे नहीं थे. कार्डबोर्ड की पार्टीशन में हम लोग रहते थे. और फिर वहां से सी हॉल, वहां से जुबैर हॉल और फाइनली तारिक हॉल. और फिर उसके बाद आखिरी साल में एज अ डे स्कॉलर था. तो UET एक्सपीरियंस वर एक्सेप्शनल, बोथ इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग फ्रेंडशिप्स बट आल्सो लर्निंग्स. कंप्यूटर का नया जमाना था एटलीस्ट UET में. बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जमाने में, और इंक्लूडिंग सरप्राइजिंगली C++ का पहला कोर्स मैंने केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किया. और वहां से प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की. उससे पहले मुझे फोर्ट्रान कुछ आती थी, लेकिन और फोर्ट्रान आपको याद हो शायद कि उस जमाने में प्रिस्क्राइब्ड कोर्स भी था सेकेंड ईयर का. लेकिन ये कि मेन जो प्रोग्रामिंग सीखी यानी मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग, वो एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इवनिंग कोर्स में थी at UET. So that was my first exposure, second exposure to real programming. ये बहुत अच्छी आपने एक बात बताई मुझे कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में C++ प्रोग्रामिंग सीखी, which is a tribute to two things. One is cross functional capability, जो कि हमारे हर जगह पे होती है, और जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं वो भी उससे फ़ायदा उठाते हैं. दूसरी बात ये कि कॉम्पिटेंस जो है दुनिया में कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, और वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे चीज़ों के ऊपर आपकी ज़िंदगियों में फ़र्क पड़े. तो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कैपेबिलिटी कहीं पे मिल सकती हैं. इट डजंट हैव टू बी कि भाई कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही ये चीज़ होगी. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एडवांटेज. बहुत अच्छे. उसके बाद आपने कहा कि आप सऊदी अरेबिया गए मास्टर्स करने के लिए, बट बिफोर यू डिड दैट यू वेंट एंड वर्कड अ लिटिल बिट. नहीं, एक्चुअली नॉट अ होल लॉट. उस जमाने में श्लम्बर्गर एक ऑयल कंपनी होती थी, अभी भी है. कुछ अर्से उसके लिए काम किया, बट दैट वाजंट माय काइंड ऑफ जॉब. मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने वो छोड़ के और सऊदी अरब में किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफर्ड, और अभी भी ऑफर करते हैं, एंड आई एनकरेज किड्स टू लुक एट दैट पेड रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट, जिसको कहते हैं RATA जॉब, अलॉन्ग विद अ फुली पेड मास्टर्स प्रोग्राम. तो मैं सऊदी अरब चला गया दहरान, और अगले 2 साल वहां पे मास्टर्स किया.
The only challenge that I faced over there was कि masters was only with a dissertation option, तो आपको actual research individually करनी पड़ती, thesis लिखना पड़ा. But that was a good experience क्योंकि वो चीज़ हमने पहले इतनी नहीं की थी. पहले group projects किए थे. Final year project UET का was a group project. So individual research का exposure जो है, I got that as part of my master's dissertation. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिगर है अपना काम करने के लिए और उसको पब्लिश करने के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. जैसे कि हमारे यंग पीपल जो हैं वो यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें जो हैं एज यू गो फॉरवर्ड मास्टर्स में या पीएचडी में ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. वेरी गुड. सो आफ्टर यू फिनिश्ड विद योर मास्टर्स, फिर आप what happened next? I tried to look for a job in Saudi Arabia, failed, came back to Pakistan. और उसके बाद पाकिस्तान में उस जमाने में it was an era of telecom boom, at least मेरी नज़र में, क्योंकि पहली दफ़ा लोगों को टेलीफोन लाइंस घर पे मिल रही थी without having to wait for many years. और एक कंपनी थी Alcatel, which is a French telecom company. और उसमें मुझे जॉब मिल गई और फिर मैंने अगले 2 साल इस्लामाबाद में I worked as an engineer at Alcatel Telecom, and that was a great exposure in itself क्योंकि वो फ्रेंच कंपनी थी. मुझे फ्रांस जाने का मौका भी मिला 1-2 दफ़ा और excellent learning experience कि भाई how do multinationals work across geographical boundaries. So आपका जो फंक्शन था वहाँ पे was an engineering function? It was an engineering function. It was focused towards quality of both manufacturing as well as installations. So उसमें एक factory भी थी, telecom factory, so we were producing telecom equipment. लेकिन जो ज़्यादा interesting part मेरी job का था वो ये था कि जितनी installation sites थी all over Pakistan, and at that time it was mostly southern Punjab, Karachi का area, and a lot of Balochistan. So I got to visit all of the places as far as ज़ोब, क्वेटा, गवादर, बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला उस दौरान, because I was also responsible for कि जो हम इंस्टॉल कर रहे थे टेलीकॉम इक्विपमेंट, which is mainly telephone exchange कह लें, nothing more fancier than that. और वो that really helped me open my eyes to the rest of the Pakistan क्योंकि उस वक्त मैंने इतना extensively travel किया था पाकिस्तान में. बहुत अच्छे. So that got you going. दो चीज़ें आपकी स्टार्ट हो गई. एक तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई, आपकी एक्सपोजर फिजिकली विद many different areas of Pakistan, which is wonderful, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता उससे, वो अपने शहर में ही रह रहते हैं. और तीसरा ये कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, both on the development side as well as customer service side from an engineering standpoint. तो वो अच्छी बात है. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप फिर आपने रखते सफर बांधा अमेरिका आने के लिए. हाँ, और थोड़ी सी अनयूजुअल जर्नी इस लिहाज से थी कि ज्यादातर लोग अमेरिका उस जमाने में पढ़ने आते थे, पहले यहाँ पढ़ते थे और उसके बाद यहाँ जॉब ढूंढते थे. लेकिन लेट 90s का जमाना ऐसा था कि जिसको लोग कहते हैं अब इन रेट्रोस्पेक्ट .com बूम. .com से मुराद ये थी कि जो इंटरनेट कंपनियां उस वक्त आ रही थी, तो इसी तरह की कंपनी में मुझे भी मौका मिल गया डायरेक्टली यूएस आने का और यहाँ काम करने का. So there were companies like that were recruiting in Pakistan and always also in other countries and bringing engineers to US. और ऐसी कंपनी में मैं रिक्रूट यानी हायर होके अमेरिका एक प्रोजेक्ट पे, वो भी टेलीकॉम का प्रोजेक्ट था, बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी उस जमाने में, MCI वर्ल्डकॉम के नाम से, उनके साथ मैं काम करने के लिए यहाँ US आ गया. तो उस जमाने में तो टेलीकॉम वाज द बिगेस्ट गोरिल्ला इन द जंगल, राइट? 800 पाउंड गोरिल्ला था. आज की दुनिया जो कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो डेटाकॉम की कंपनी है, तो दुनिया बदल गई है उस जब से आप आए हैं उस वक्त से आज के ज़माने में. तो टेलीकॉम यूज्ड टू बी द किंग एंड नाउ डेटाकॉम इज किंग, बट दैट्स द जर्नी दैट ओवरऑल टेक्नोलॉजी हैज गॉन थ्रू. सो बहुत अच्छे. सो जब आप आए तो आप कहाँ पे थे? मैं नॉर्थ कैरोलिना में था. वहां पे MCI वर्ल्डकॉम का एक हेडक्वार्टर तो नहीं था, बट दे हैड अ फेयरली लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑपरेशन, और उसी में मैं 1 साल मैंने वहां गुजारा. इत्तेफाक से वो कंपनी उस जमाने में मर्जर के थ्रू जा रही थी. MCI
वो कंपनी का नाम था एक्चुअली, which got acquired by another company called WorldCom. उस जमाने में अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस कैरियर जिसको कहते हैं सिर्फ दो तीन थे, AT&T जो आज भी मौजूद है, MCI दूसरी थी, और WorldCom was kind of a back end to these two companies. So acquisition happened, but that's history in terms of corporate mergers and so on. जी जी जी। तो जो आपकी continuation थी job within the US was similar to what you were doing in Pakistan? It was similar because सिर्फ थोड़ा सा वो हार्डवेयर और इंस्टॉलेशन से सॉफ्टवेयर की डायरेक्शन में आ गया, बट सिंस आई हैड अ रिच एक्सपीरियंस वर्किंग विद द इक्विपमेंट फॉर व्हिच वी वर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, सो इट वाज वेरी यूजफुल। ऑप्टिकल कैरियर्स थे और इक्विपमेंट था, एक्सचेंज स्विचिंग इक्विपमेंट था, इस सारे के लिए सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग और सुपरविजन सॉफ्टवेयर चूंकि मेरी एक्सपीरियंस था, so that really helped me transition into the US job and start working without actually going to school in the US. Great. तो उसके बाद फिर what happened next? Next year हुआ कि वो acquisition actually caused our project to be cancelled. So I was out looking for a job. जो लोग अमेरिका आए हैं या उन्होंने काम किया है तो उनको ये शायद एहसास होगा कि सबसे पहली चीज जो आपको ख्याल आता है वो ये कि अगर आपकी जॉब चलेगी तो आप वापस पाकिस्तान चले जाएंगे. So it was very important for me to secure a job. क्योंकि H1 वीजा जो है which is you can only stay in the US for as long as you have a जिसको कहते हैं sponsor or employer. Anyway, तो वो मैंने फिर यहाँ जॉब ढूंढी फिलिप्स जो कि काम नाम खासा मशहूर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनकी भी एक सेमीकंडक्टर कंपनी थी यहाँ कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में, और वहां से मेरा शिफ्ट जो है फ्रॉम टेलीकॉम टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री शुरू हुआ बिकॉज द चिप इंडस्ट्री was also picking up at that time, along with जो मैंने जिक्र किया कि .com boom का जमाना था, तो फिलिप्स में I started working in 1998 again on the software side. ठीक, very good. And Philips में आप basically semiconductor side पे आ गए and most on the software element. Still on the software, yes. Very good. And उसमें किस किस्म की what were you doing specifically in that? So जो people were aware वो जमाना था कि TVs were going digital. So the first digital TV जिसको अब हम even digital भी नहीं तस्वर करते क्योंकि उसकी स्क्रीन वैसे ही लगती है जैसे हमारे पुरानी की थी, except for कि it's high resolution. डिजिटल टीवी स्टैंडर्ड नया नया डेवलप हुआ था अमेरिका में. NTSC पहले होता था, उसकी जगह ATSC आ गया था, एडवांस टेलीविजन स्टैंडर्ड. सो टेलीविजन वर बीइंग कन्वर्टेड into this new format of transmission and display. तो पहला डिजिटल टीवी फिजिकली फिलिप्स और सोनी वालों ने मिलकर बनाया था, which you might be surprising, and I was involved in the development of that television. This would be 1999 year, और that was my first project. So उसके लिए सॉफ्टवेयर लिखना, उसके लिए सॉफ्टवेयर टेस्ट करना. It was amazing क्योंकि अगर आप एनालॉग टीवी अगर किसी के पास अभी मिल जाए आपको और शायद काम करता हो तो you'll realize कि ऐसे लगता था कि जैसे आपकी आंखों से पर्दा उठ गया हो, क्योंकि the clarity of a digital TV was far, far beyond what we had seen prior to that. So it was an amazing experience working on a new product that was so life-changing at that time. तो वो ट्यूब्स के के बाद वो चिप्स के थ्रू बनना, और उस वो then that was also the start of getting smart things in the future. तो वो एक जब आप डिजिटाइज चीजें कर देते हैं तो उसमें और पॉसिबिलिटीज जो कि आगे बाद में बनी. So that's fair. अच्छा, तो ये तो बहुत so you basically are now start as a telecom engineer, go into software, then go into digitization part of it and go into semiconductors. So ये आपकी transition हो रही है. You are expanding your technological prowess और आप different markets को देख रहे हैं. Right. तो उसके बाद अगली चीज आपने क्या की? उससे अगले जो next 5 years थे वो दो और कंपनियों में काम किया, बट वेरी सिमिलर वर्क, विच वाज उस जमाने का जिसको मैं लोगों को अक्सर ये एनालॉजी देता हूँ कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर वाज अ जनरल पर्पस प्रोसेसर फॉर डूइंग एवरीथिंग ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स एट दैट टाइम. उसको DSP कहते थे, उस जमाने में अभी भी हैं, लेकिन एट दैट टाइम दैट वाज द ओनली वे टू डिलीवर वीडियो, ऑडियो एंड ग्राफिक्स ऑन टू अ स्क्रीन.
in a programmable way. So DSPs जो है वो बहुत पॉपुलर थे और बहुत सारी कंपनियां जमाने में काम कर रही थी और मैंने भी इसी तरह की 2 और कंपनियों में काम किया ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स. डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स जिनको डीवीआर कहते थे उस जमाने में. DVD was a new format, completely new. मैंने जैसे ऑलरेडी जिक्र किया कि DTV यानी डिजिटल टीवी, so multimedia but on the chip level and the software level. So that was good 5 years of work at 2 different startups. उनमें से एक startup sort of failed and folded back into the mother company जहाँ से वो शुरू हुई थी, और दूसरी जो है वो it got acquired in 2005. So ये 2 कंपनियों का ट्रांजिशन था. तो अब ये 3 चीजें इसमें हमें पता चली जिसके हम तीनों के बारे में बात करेंगे. पहली चीज तो ये कि आपने एक सक्सेस को देखा इन अ स्टार्टअप एनवायरनमेंट और एक आपने फेलियर को देखा इन स्टार्टअप एनवायरनमेंट. तो ये तो 2 चीजें हो गई. और तीसरी चीज के DSP was a technology that was sort of putting its feet down because digitization हो गई. तो उसकी वजह से दुनिया बदलना शुरू हुई, एटलीस्ट वो जो पुरानी टेलीविजन स्क्रीन का मेथडोलॉजी थी उससे. तो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं और फिर हम सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं, बिकॉज हम जो इंजीनियर्स हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो अपनी कंपनी हो या जिस कंपनी में हम काम करते हैं, ये वाली चीज़ें जो है हमारे इर्द गिर्द होती हैं और उसके बारे में हमारे यंग लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए. सो पहले बात करते हैं DSPs की. सो DSPs में बड़े बड़े लोग थे, TI था और लोग थे, आई एम श्योर. तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर स्टैंड पॉइंट इज व्हाट यू वर डूइंग. राइट. और उसमें कोई मेजर चीज जो आपने सीखी हो जो कि हम कह सकते हो कि भाई something that you learned at that time working on it, that would be pertinent for people to know. I think the big lesson, and this is retrospectively looking at it, कि general जो भी industry शुरू होती है, it starts off as a programmable solution, क्योंकि उस जमाने में ना वीडियो स्टैंडर्ड सेट थे ना ऑडियो स्टैंडर्ड. सो ई वीडियो में अगर जो लोग फेमिलियर हैं, MPEG था, H.264 था, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स वर फ्लोटिंग अराउंड, बट देयर वाज नो सेट के जी वीडियो कंप्रेशन किस तरह होगी. इसी तरह ऑडियो में AC3 था, डॉल्बी का स्टैंडर्ड था. सो what people found in the industry was that if you create a programmable solution that you can run a decoder and encoder यानी compression or decompression on, that would sell better rather than building a chip that might get outdated really quickly. So programmability was the kind of the main thrust of that, avoiding hardwired solutions in chip. Lekin as you progress, these standards become very firm, which means that now you can create an ASIC, जिसको हम कहते हैं application specific integrated circuit, that becomes low power and low cost. So जब DVD players आए, so nobody needed a DSP at that point. They had decided on H.264 as a compression standard, and similarly audio standard उस वक्त तक set हो गए थे. So I'm talking around 2005 to 2010 era. और शिफ्ट जो हो गया वो प्रोग्रामेबल DSP से टूवर्ड्स फिक्स फंक्शन ASIC इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. और ये बात मैं इसलिए इस वक्त थोड़ी सी स्ट्रेस कर रहा हूँ कि द सेम थिंग आई सी प्लेइंग आउट इन द AI इंडस्ट्री टुडे, व्हिच इज कि वी आर वर्किंग विद general purpose silicon right now, which may eventually transition into a very application specific silicon or chips in the future. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि पुराने ज़माने में जो हार्डवायर चीज़ें होती थी वो समझी जाती कि आसानी है, उसको बदल जा सकता है एंड ऑल ऑफ दैट. बट एज थिंग्स प्रोग्रेस्ड, और ये हर इंडस्ट्री में यही होता है कि पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, फिर और स्पेशली चिप्स में और टेक्नोलॉजी में उसका प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है तो उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जाता है, और उसके लिए एंड देन फिर कॉस्ट एफिशिएंसी उसके अंदर आनी पड़ती है. तो ये 3-4 स्टेप्स जो आपने बात की वो सारे के सारे एक इंडस्ट्री की ग्रोथ में होते हैं, और इट टेक्स देम मैनी इयर्स फॉर देम टू बी गुड. और उसमें से जो लोग उसको सबसे ज्यादा एफिशिएंटली कर लेते हैं वो आगे निकल पड़ते हैं, दे बिकम द विनर्स इन द इंडस्ट्री, और फिर वो बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं. सो ये एक साइकिल है जो कि हर इंडस्ट्री में बार बार होता है, एंड यू हैव टू गो थ्रू इट. और अगर आप जैसे आप यंग लोग अपनी कभी कंपनी बनाएंगे या कैसी स्टार्टअप में होंगे
they are probably going to be in somewhere in that cycle. और वो उसके हिसाब से सक्सेस और फेलियर का उनको अंदाजा इसी तरह से होगा. So बहुत बहुत थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. अच्छा, अब दूसरे पैराए में बताइए कि जो दो चीजें थी, द सक्सेस and the learning from a successful startup versus something that did not succeed, and learning from that, because sometimes failure से ज़्यादा सीखता है आदमी. But I'll let you answer on both of those dimensions. The one key takeaway, and this applies more to Silicon Valley than any other place, is that status quo is failure, which means that if you're doing more of the same thing, it does not scale and it does not lead you to success. So growth is a very important factor in companies in Silicon Valley. It's growth in revenue, growth in employee base, growth in the technology, the market share, whatever you may want to call it. Like, in growth is the important thing. ये चीज इसलिए important होती है कि a lot of times we get complacent and we get comfortable in the environment that we are in, और failure को हम उस वक्त realize करते हैं जब when it has actually happened. Main thing is that companies should be ready to pivot. A lot of times startups begin, but they are so dogmatic about their approach that they want to follow what they started off with. Successful companies की मैंने ये निशानी या characteristic देखी है कि they're always ready to pivot to address a situation that comes up or a problem, solve a problem that appears on the way, rather than कि आप अपना business plan, अपना ideas इतना firm और concrete कर लें कि you're not ready to give it up as you progress in your journey. So जिन कंपनियों को मैंने successful होते देखा, उन्होंने always they pivoted and shifted to address what the market was asking for. जो कंपनियां they stayed on course and doing what they had planned to do 2 years prior to that, they're the ones who actually ended up failing because they just did not adjust to the market changing as they progressed. तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की. ये यंग लोगों को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि people, it's not the strongest or the most intelligent that will survive. It is the one that is the most adaptable to the circumstances that they have. टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ये काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि वो वाली कंपनी जो कि मे बी तीसरा नंबर पे होगी किसी वजह से, लेकिन वो एज द मार्केट कंडीशंस आर चेंजिंग, वो उनको अडेप्ट कर करके आगे अपनी चीज़ को बेहतर कर करके आगे जा सके. तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छे. सो उसके बाद जब आप इन दोनों एक्सपीरियंसेस से गुजरे, व्हाट वाज नेक्स्ट फॉर यू? So the second company, as I said, was a successful acquisition. I stayed on for part of that journey. लेकिन उसके बाद I decided to actually switch jobs because I had been in that DSP industry for a good 8 years by that time. Yeah, at least 7 years. तो उस ज़माने में एक कंपनी जो अब well known है, लेकिन उस ज़माने में barely known थी, उसका नाम है NVIDIA. NVIDIA उस ज़माने में was known only for its graphics processor, but graphics processor in the context of gaming, और जिसको हम उस जमाने में वीडियो कार्ड कहते थे कि भाई कंप्यूटर को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए यू नीडेड अ कार्ड, तो और जिस तरह प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यू नीडेड अ प्रिंटर कार्ड, क्योंकि उस जमाने में यूएसबी ऐसी चीजें नहीं होती थी. तो वीडियो कार्ड बनाने की कंपनी थी, और वो वीडियो कार्ड उस जमाने में उसका सोल फंक्शन ये था कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो स्क्रीन पे नजर आ जाए. दैट वाज इट. जाहिर है बाद में विंडोज और चीजें आ गई, और खैर विंडोज एग्जिस्ट करता था, बट द प्रोग्रामेबिलिटी ऑफ अ जीपीयू वाज वेरी लिमिटेड एट दैट पॉइंट. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग ग्राफिक्स लैंग्वेजेस एट दैट पॉइंट कि भाई जीपीयू को प्रोग्राम किस तरह करते. दीज वर नॉट योर ट्रेडिशनल सी और C++ उस जमाने में तो वैसे पॉपुलर नहीं थी. पाइथन डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट. There were other graphics languages. उसमें एक CG थी, HLSL थी, और ये अभी भी हैं कुछ इनमें से. So graphics languages to use a GPU to draw on the screen. That was my first challenge as part of learning at NVIDIA, was कि भाई instead of running your program on a CPU, now you need to learn how to program and run your workload on a GPU. वो phase of my life was also a very learning experience, क्योंकि now software was very different, even though audio, video और graphics का काम किया हुआ था, लेकिन अब बड़ा focused काम था towards graphics at NVIDIA.
जो लोग एनवीडिया से अब वाकिफ है उन्होंने कूडा और इन चीजों का नाम सुना होगा। कूडा स्टैंड्स फॉर CUDA, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। इसकी शुरुआत हो रही थी, हार्डवेयर डिजाइन हो रहा था 2003 और 2005 के दरमियान। 2006 में पहली दफा एनवीडिया ने रिलीज किया कूडा का पहला सॉफ्टवेयर। और उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट, विच आई कंसिडर टू बी प्रॉब्ली द बिगेस्ट प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन दैट आई हैव डन, अदर देन द फर्स्ट डिजिटल टीवी। ये मैं समझता हूँ कि कूडा वाज आज इट्स कंसिडर्ड द फाउंडेशनल थिंग फॉर AI दैट एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन। और जो लोग फेमिलियर नहीं है, दे कैन लुक इट अप। But it was a technology that allowed you, essentially, it was a technology that allowed you to use a GPU, which is a graphics processor unit, for non-graphics purposes. उस जमाने में उसका नाम हमने रखा था GPGPU, यानी General Purpose Computing on a Graphics Processor. And that was kind of the crux of, जिसको मैं point of inflection कहता हूँ ना, लोगों की जिंदगी में भी और टेक्नोलॉजी में भी कई दफा inflections होती हैं, which are discontinuities, which change the way industry thinks about what you're doing. And that was the way NVIDIA made people think differently about how GPUs can be used for non-graphics and heavy math computational workloads at that point. And this is, we are talking about 2006 to 2010 time frame. तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कूडा और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिकॉज एनवीडिया जहाँ से शुरू हुई और जहाँ अब है उसके अंदर जो मेजर चीज़ थी, उसके अंदर मेन पॉइंट इज कि वो बदला जो हुआ फ्रॉम बीइंग अ जनरल पर्पस ग्राफिक कंपनी टू अ AI company and be the foundational AI company is कि वो जो उसके CUDA type structures थे, they became the underpinning of what it has become. So आपने जिस चीज पर काम किया वो बहुत ज्यादा की थी। From that time to now 15 साल जो हुए हैं उसके अंदर उसकी फाउंडेशन की वजह से जो है उनका डिफरेंशिएटर बना। Correct. So yeah, go ahead please. No, I was going to say कि बहुत से लोगों का perception ये होता है कि जी technology just happens. It happens overnight or in a couple of years. And that's not true ever. Technology takes a time to evolve. It is refined along the way and then delivers. 2005 में और 2010 time frame में जब कूडा इजाद हुई थी, यानी पहली दफा इन्वेंट हुई थी, कस्टमर्स नहीं थे इस चीज के। इट वाज अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम, लिटरली। और वो फेज ऐसा था कि देयर वाज नॉट मच रेवेन्यू, एंड दैट वाज माय सेकंड लर्निंग लेसन इन सिलिकॉन वैली इज sometimes, and most of the times actually, you have to play the long game. If you're looking for a quick revenue, quick exit, a quick return on your investment, that sometimes does not happen because you're looking at years and decades ahead to create something that will deliver in the future. और यही NVIDIA ने किया कि पहले 5 साल revenue was less than मेरे ख्याल में $200 million, not more than that, जो कि आज grow करके it's about like $80 billion industry. Revenue, sorry, not industry. So that's a learning. Sometimes you invest, you learn, invest time and effort, and you learn, and you stay the course because you have a belief that will eventually benefit the organization. उसमें वो दूसरी बात भी आ गई कि भाई they basically also kept adjusting, kept modifying and चलते रहे अपनी रास्ते पे, और वो रास्ते कहीं और चले गए। जहाँ पे उन्होंने शुरू किया था ग्राफिक कार्ड्स बनाना, वो स्लॉट कार्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर जिसमें एक IO का स्लॉट होता था जिसके अंदर आप कार्ड लगाते थे IO के लिए, वहां से शुरू होके to become what they have become, it's a significantly long journey and it has a significant transition. तो आप अच्छी बात यह है कि आप उस सारी जर्नी में उनके साथ एटलीस्ट ऑन द मीनिंगफुल पार्ट यू आर पार्ट ऑफ इट। सो अब आप ये बताइए कि जो एज यू प्रोग्रेस थ्रू दैट, अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू विद एनवीडिया? मैं अब एनवीडिया में कंपाइलर्स पे काम करता हूँ एक्सक्लूसिवली।
और compilers जो लोग familiar हैं software development से, आप किसी भी language में लिखें, at least the compiled languages, C, C++, others, they are Fortran and many others, they are paired up with, आप जो program लिखते हैं उसको machine code में convert करने के लिए आपको एक compiler चाहिए होता है, which translates a high level language into low level machine code, optimizes it for the target platform. और वो software लोग they're familiar with as like Visual Studio का Visual C compiler है, GCC है, इस तरह के और compilers हैं. इसी तरह GPU पे आपका प्रोग्राम रन करने के लिए आपको एक कंपाइलर चाहिए होता है. It's not the very traditional kind that you interact with directly, but it is needed to run the software that we write. CUDA ka, for example, there is a compiler. CUDA is a language. CUDA C++ is a language. There is a compiler for that as well. तो मेरा इस वक्त काम ये है कि compilers पे काम करता हूँ, not only for GPU, क्योंकि NVIDIA ने over time they've expanded their portfolio into CPU and DPU as well. DPU stands for Data Processing Unit. CPU आप लोगों को पता ही होगा कि NVIDIA has invested heavily in ARM architecture and processor. उसका compiler और इसी तरह DPU जो कि networking processors होते हैं उनके. So इन सारों के जो compilers develop होते हैं उसमें now I have a fairly large size team that works on that. और वो हम as our product portfolio deliver करते हैं to customers. Now, these are compilers that we do not charge for. These are not paid products, but these are part of our software stack that enable people to develop and deliver their products on our processors. बिल्कुल. So for the young kids, एक चीज बताइए, आपने multiple PUs की बात की, CPU, GPU, TPU, NPU, if that is the case. Absolutely. So how do they think about it? You know, एक जो बच्चा जो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कर रहा है वहां पे बैठा हुआ, how does he think about what each of them mean and how they work together? So the fundamental thing here is to understand what do you need and what are the limitations of your current solution. तो अगर आप CPU वर्ल्ड में होते हैं, आज से जिस तरह जब मैंने कंप्यूटिंग शुरू की तो आपके पास IBM PC होता था, IBM compatible PC उसको कहते थे उस जमाने में, which would be, जिसको अब हम x86 architecture कहते हैं, Intel का architecture था. So you start thinking कि जी what you can work with and what more do you need. So CPU was just fine for many applications. आज भी अगर आपको Microsoft Excel use करनी है, Microsoft Word use करनी है, you don't need the rest of the processor because your work is kind of limited. Lekin as soon as you start growing beyond the need capabilities of CPU, you need to now supplement that. So I'll give you an example. Let's say कि आप Excel use कर रहे हैं या आप database use कर रहे हैं, but you require heavy math computation. Math computation could be as simple as जिसको हम ETL कहते हैं, extraction, transaction, loading, या linear algebra की है. So you need math computation that CPUs cannot deliver. So that's where GPUs come into the picture. You can offload your math computation onto the GPUs, run them, get the result. You still need a CPU. GPUs, by the way, cannot operate by themselves. Neither can DPUs. But they work in conjunction to deliver higher performance compared to what you would get if you were to just use a CPU. So that GPU brings in the processing power. Now, when you're thinking your computer, you don't need a networking processor because you're working in an isolated environment of your machine being the only. जब आप data center market में जाते हैं, you are thinking hundreds, if not thousands, of such computers. So just imagine how they communicate among each other. You need a networking stack, both in terms of software and a hardware. आपको classic example देता हूँ, especially very current, कि आप लोगों ने नाम सुने होंगे जी Llama 70B or something to that effect that has 70B in its name. Just as an example, I'm not trying to put one model in front. 70B stands for 70 billion parameters. 70 billion parameters are not all managed by one machine and one GPU at a given time. You need many GPUs to be able to train 70 billion parameter models, which means that now these GPUs need to have access to a common memory and they need to communicate with each other. And maybe they need to communicate directly with each other without ever involving CPU because CPU is a bottleneck. The PCIe interface is a bottleneck.
So वहाँ idea आया कि जी why don't we put a networking processor so that can manage the traffic, data traffic, which is what networking does, in between GPUs so that GPUs can talk to each other much faster compared to the traditional mechanism of the CPU or CPUs and networking card and so on. So to answer your question, now if you think of data center market, these three components, CPUs, GPUs, and DPUs kind of become the heart of that data center. आपने और बहुत से PUs के नाम लिए और वो all valid हैं, but those are mostly spins on the same thing. For example, NPU stands for Neural Processing Unit, which is very similar to what a GPU does. वो graphics का नाम drop करके उसको neural कर दिया. APU is Application Processing Unit or some other. So these are names which are kind of, idea is the same, which is that you have a brain, you have a helper brain, and then you have a way to communicate between these brains, and that is what it is in terms of the architecture. बिल्कुल सही है. सो अगर पुराने हिसाब से देखा जाए तो जब पुराने ज़माने में कंप्यूटर बनाते थे तो एक प्रोसेसिंग यूनिट होता था, उसके साथ एक आईओ होता था, उसके साथ एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन मैथ होने वाला. प्रोसेसर. हाँ, अगर आपको पहला याद हो तो 8086 प्रोसेसर के साथ 8088 मैथ को प्रोसेसर होता है. एग्जैक्टली. सो अगर उसी हिसाब से देखें तो वो तीनों चीजें वहीं पे हैं और मेमोरी उसके साथ लग गई और वही मॉडल जो है अगली जनरेशन पे चला गया. बहुत बहुत सही. सो ये हमारी आई थिंक दैट्स अ ट्रेमेंडस जर्नी फहीम. कंग्रेचुलेशंस फॉर योर करियर. हम अब आपके लिए कुछ सवालात हमारी जो ऑडियंस है उसने हमें भेजे हैं, हम उनको लेते हैं और आपके जवाब देखते हैं. अब मैं 2-3 सवाल जो हमें मिले हैं उनको लूंगा. आई विल टेक द नेम ऑफ द पर्सन दैट आस्क्ड द क्वेश्चन एंड देन विल टॉक थ्रू दोस क्वेश्चन. सो एक सवाल हमारा जनाब रफीक रहमान का है. उन्होंने कहा कि भाई आपकी कौन सी बेस्ट एडवाइस होगी करंट यूईटी स्टूडेंट्स के बारे में कि वो किस चीज़ों के बारे में अपनी इंजीनियरिंग के बारे में सोच सकें आगे के लिए. देखिए, सबसे बड़ी एडवाइस मैंने ये देखी, और ये सिर्फ यूईटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एनीवेयर, और वो ये है कि what your curriculum, your coursework delivers to you helps you understand what you really want to do. Do not ever be satisfied with what you've learned as part of your coursework, because coursework usually is lagging industry by at least 2 to 3 and maybe even 5 years. ये वही एग्जाम्पल है कि हम जब फोर्ट्रान सीख रहे थे यूनिवर्सिटी के जमाने में, तो रियल लैंग्वेज टू लर्न वाज C++. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कोर्स वर्क फोर्ट्रान का था, लैंग्वेज जो इवनिंग में सीखी वो C++. तो इसी तरह, so you always keep your eyes open के इंडस्ट्री की डायरेक्शन क्या है, because your syllabus will not deliver at least up to date information to you. So don't ever consider your coursework to be necessary and sufficient. It is necessary but not sufficient to make you ready for the industry. So always supplement your learnings with learnings that are more current and more relevant to what the job market looks like and how the industry is progressing. So ये मेरी सबसे बड़ी और वो ये चीज यहाँ के बच्चों के लिए भी, क्योंकि अमेरिका में भी maybe that lag is lesser. It may be a year to 2. UET के केस में it may be slightly larger because of the facilities and other things, and maybe even the faculty in some cases. So बिल्कुल सही भाई. ये एक चीज़ सबके लिए यही है कि टेक्नोलॉजी की चेंज का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया. जब हम अमेरिका आए 30 years ago, 40 years ago, उस वक्त there was a transition period between how technology progressed. That process has become super fast now. exponential. जो भी Linear से exponential हो गया. exponentially change. तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ आप क्लास में सीख रहे हैं उसको अब आपके पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है दुनिया में, उसका नाम है इंटरनेट, और उसके ऊपर आप अपने एरिया में आगे की चीज़ें देख सकते हैं कि भाई जहाँ जो आपने सीखा है उसके साथ आगे क्या प्रोग्रेस हुई है. एंड सो मोर यू लर्न द बेटर यू आर रेडी टू एड्रेस इट इन योर जॉब मार्केट, इन अ स्टार्टअप दैट यू गोना डू, और जो भी आप करना चाहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हम सारे बच्चों को चाहते हैं कि वो समझे. अच्छा, अब हम अगला सवाल लेते हैं. मिस्टर मलिक का सवाल है कि
दुनिया में गैप जो आपने देखा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूटी में वर्सेस सऊदी अरेबिया वर्सेस यूएसए, उसके लिए पुरानी जो कोर्सेज हैं अब अगर उसमें लोग slowly go through कर रहे हैं, I guess we addressed it a little bit from that standpoint, but how would they try to not be hurt by something that is a little bit dated from different courses that they get? मेरा ख्याल में इसमें फैकल्टी और यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है कि you deliver the fundamentals of every coursework. You have to learn those to be able to understand what the next level is. Lekin that again is necessary but not sufficient. I would almost encourage faculty members to have maybe 75% of their course material be fixed over the years, but 25% should be what's happening around in the world at that point in time. Even किसी भी चीज में, physics हो, electrical हो, कोई भी आप field ले लें, electronics ले लें, there are the fixed components of that which are कि जी आपने लॉ सीख लिया, आपने इक्वेशन सीख लिया, आपने कैलकुलेशंस करना सीख लिया, बट देन 25% ऑफ योर टाइम शुड गो टुवर्ड्स एक्सप्लोरेशन कि भाई दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है इस फील्ड में. टेक्स्ट बुक में वो नॉलेज नहीं आएगी, टेक्स्ट बुक में वो इंफॉर्मेशन आएगी 2 से 5 साल बाद, इफ एट ऑल. समटाइम्स वी हैव यूज्ड, मुझे याद है एक फेमस बुक थी मशीन की, बीएल थराजा, शायद अभी पढ़ाई जाती हो. It was outdated information, so you have to always supplement. ये faculty के लिए मैं message दूंगा कि भाई spend 3/4 of your time delivering what you have prepared, and 1/4 of the time with what you have not prepared ever, and you learn each year separately from your base coursework. So supplementing, you teach what's the fundamentals of that subject, but then you also teach where that subject is now at in the world, in the industry. बिल्कुल सही कह रहे हैं. 2 चीज़ें इसमें कमेंट्स आती हैं. एक तो ये कि इवन बीएल थराजा जो कि हमने भी पढ़ी थी अपने ज़माने में, एंड माय डैड प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम इट. ही वेंट टू इंजीनियरिंग स्कूल इन द अर्ली 50s. सो लेकिन ये कि अब आप टेस्ला गाड़ी अगर खरीदते हैं तो उसके अंदर इंडक्शन मोटर्स लगी हुई हैं. सेम थिंग्स बट मोर एडवांस्ड हाउ दे ऑपरेट. सो ब्रॉड प्रिंसिपल्स आर द सेम. Things evolve. How they are done is different. So आपने जैसे कहा कि 75% कोर्स वर्क को रखें, लेकिन अपना जो 25% है वो रखें. अब it would change every year after year. वो डायनामिक कंपोनेंट होना चाहिए कोर्स का. बिल्कुल. अब जैसे अलिफ यूएसए जो इस चीज को स्पॉन्सर करती है, एंड पीपल कैन गो एंड टेक अ लुक एट इट एट ulefusa.org. हमारा एक प्रोजेक्ट ये भी है, besides doing other things like an AI ML lab and all of that, कि हम एक टचस्टोन प्रोग्राम करें जिसमें हमारे जो अलमनाई हैं जो कि दुनिया में डिफरेंट जगहों पे हैं, जब वो लाहौर जाते हैं तो वो अपने कैंपस पे किसी भी एक प्रोफेसर के थ्रू, वी कोऑर्डिनेट दैट विद द यूनिवर्सिटी, कि वो जाके क्लासरूम में ऑन अ सब्जेक्ट दैट दे आर एक्सपर्ट्स इन, वो अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन रियल स्टफ इन द फील्ड. और उससे ये कि जो 25% वाली बात आपने की वो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाए. सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू एनकरेज विद द यूनिवर्सिटी. वी आर टॉकिंग टू द यूनिवर्सिटी एज वेल फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कोर्सेज एंड एवरीथिंग एल्स. बट ये वाला जो चीज़ है, जो एबिलिटी टू लर्न एंड प्रोसीड एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस एवरी डे ऑलमोस्ट, वो हम अपने नज़र में रखें और उसके साथ मूव करें. I think we've taken a long time to work through, and we appreciate your time, Fahim. Thank you very much for taking the time to talk to us and to tell the students about your life and the technology element that they can learn from. बहुत बहुत शुक्रिया. This is Waqas Khan from California, and with Alif USA. We will be back in a few weeks with another in the series of programs and live podcast for you to learn from. Khuda Hafiz.